हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइमेटिक इंटरएस्टेरिफिकेशन। ये पूरा मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है लेकिन मैं इसको कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और ये पूरा रियलिटी बेस्ड है, इसमें कोई भी हाइपोथेटिकल कहानी नहीं है। एंजाइमेटिक इंटरएस्टेरिफिकेशन जो ये एक ग्रीन प्रोसेस है, ग्रीन रूट है। ये किसके लिए ग्रीन रूट है? इंटरएस्टेरिफिकेशन के लिए। ये इंटरएस्टेरिफिकेशन क्या होता है ये मैं समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो इंटरएस्टेरिफिकेशन जो है ये एक टाइप का फूड प्रोसेसिंग मेथड है। अब फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग का मतलब रहता है फूड को इस तरह प्रोसेस करना कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, मतलब उसकी लाइफ बढ़ जाए, यानी वो जल्दी ना सड़े, यानी वो रॉट ना हो जाए, जल्दी खराब ना हो जाए, या उसमें जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव करना, उसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। या उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो अगर हम बढ़ा सकते हैं तो उसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। अगर आप फ्रूट का या किसी भी सब्जी का उसका पीलिंग करेंगे, उसकी छिलके उठाएंगे, वो भी फूड प्रोसेसिंग में आता है। या उनको नमक दे के रखना, या शुगर दे के रखना, या प्रिजर्वेटिव लगाना, या ड्राई करना फ्रूट्स को, वो भी फूड प्रोसेसिंग में ही आता है। तो ये इस तरह से आपको ये फूड प्रोसेसिंग समझ में आ जाएगा। अब ये फूड प्रोसेसिंग ऑयल्स में भी की जाती है। ऑयल्स, सबसे पहले हम देखेंगे ऑयल्स क्या रहते हैं। ऑयल्स एक्चुअली रहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ये इस तरह बताऊंगा मैं। दीज आर एक्चुअली, मैं इसको बोलूंगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। यानी ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल हम ऐसे बनाते हैं CH2OH, CHOH और CH2OH, ये है ग्लिसरॉल। अगर हम इसकी एस्टेरिफिकेशन करेंगे इन तीनों पे तो वो बन जाता है ऑयल। एस्टेरिफिकेशन किससे की जाती है? ये की जाती है ऐसे फैटी एसिड से, इसको कहते हैं फैटी एसिड। समझ में है ना? इन दोनों की जब रिएक्शन लगाएंगे तो यहां पे बन जाता है ऐसे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अब ये जो आर है, आर का मतलब यहां पे ये अल्काइल चेन है, ये सेचुरेटेड भी हो सकता है या अनसेचुरेटेड, यानी यहां पे डबल बॉन्ड्स भी इसमें हो सकते हैं। समझ में आया? तो याद रखना, अगर डबल बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो जो हमारे पास में ऑयल रहता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और अगर इसमें डबल बॉन्ड्स खत्म हो जाए, यानी सिर्फ ऐसे लॉन्ग चेन्स आ जाए इसमें, अल्काइल चेन्स, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी फैट बन जाता है। समझ में आया? तो ऑयल और फैट इस तरह बन जाता है। क्लियर? अब ये डबल बॉन्ड जिसमें रहते हैं, यानी ऑयल्स में, डबल बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव देन दीज सिंगल बॉन्ड्स। यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो रहते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। तो इनमें ऑक्सीडेशन जल्दी हो सकती है। हाईली रिएक्टिव रहते हैं तो ये रैंसिड हो जाते हैं ऑयल्स, इनका टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है। स्पेशली कब? जब हम कुकिंग करते हैं, क्योंकि कुकिंग के दौरान हम ऑयल्स को हीट देते हैं, हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं। उस टाइम पे जल्दी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं ये डबल बॉन्ड्स, और क्वालिटी ऑफ ऑयल जो है वो खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्लियर? समझ में आया यहां तक? अब इस ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए या इसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है कि ये डबल बॉन्ड हटा दो। ठीक है? यानी अगर कम डबल बॉन्ड्स रहे तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है, यानी जो लाइफ रहती है ऑयल की, वो बढ़ जाती है और उसमें ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता, यानी ऑयल जल्दी खराब नहीं होता है। और हाई टेम्परेचर पे भी इसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह सकती है। कब? जब हम ये डबल बॉन्ड्स हटाएंगे। ठीक है? तो डबल बॉन्ड्स कैसे हटाए जाते हैं? एक तरीका है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन से क्या होता है? पार्शियल हाइड्रोजनेशन से ऑयल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है या सेमी सॉलिड में या फिर सॉलिड में, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है ऑयल का। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल,
उसमें कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू फैट करते हैं या घी करते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो जैसे वेजिटेबल ऑयल का करते हैं हम कन्वर्जन फ्रॉम ऑयल टू घी, समझ में आया ना। तो ये कैसे करते हैं ये बताऊंगा मैं। जैसे ये यहाँ पे देखो, ये है एक एल्कीन, जिस तरह ये एल्कीन है इसी तरह से ऑयल्स में भी डबल बॉन्ड्स रहते हैं। इन डबल बॉन्ड्स के ऊपर अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी एल्कीन जो है एल्कीन, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? एल्केन में। कैसे? बाय हाइड्रोजनेशन, राइट, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये हमारे पास एक तरीका है, राइट। तो मैंने आपसे कहा था कि हम अनसैचुरेटेड जो रहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स यानी अनसैचुरेटेड ऑयल्स, उनको हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन से कन्वर्ट करते हैं फैट्स में, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन पार्शियल हाइड्रोजनेशन से क्या होता है, कुछ एल्कीन यानी कुछ डबल बॉन्ड्स रह जाते हैं। पार्शियल मतलब कुछ आधे डबल बॉन्ड्स हम हटा देते हैं। उससे क्या होता है, कुछ एल्कीन सिस जियोमेट्री में बन जाते हैं और कुछ एल्कीन्स का जो जियोमेट्री है वो ट्रांस हो जाता है। यानी ऑयल में जो लॉन्ग चेन है ना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, उसमें अगर डबल बॉन्ड रह जाए वो सिस में भी आ सकते हैं, ट्रांस में भी आ सकते हैं। जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये सिस पेंटीन है, 2 पेंटीन, ये है ट्रांस 2 पेंटीन। तो इस तरह की जियोमेट्री बन जाती है, यानी जियोमेट्री अलग अलग हो जाती है, सिस की अलग, ट्रांस की अलग। और इस जियोमेट्री से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं सिस 2 पेंटीन लूंगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट -151 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी -136, माइनस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये पेंटीन की बात बोल रहा हूं। इसी तरह से ऑयल्स में भी जो सिस ऑयल्स रहते हैं, जिनमें सिस डबल बॉन्ड्स रहते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है। जो ट्रांस रहते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट वहां पे ज्यादा रहता है, और ट्रांस वाले ज्यादा स्टेबल भी रहते हैं, ठीक है। तो ऑयल्स में भी ऐसा ही होता है जिस तरह ये मैंने यहां पे दिखाया आपको। अब जहां पे ये ट्रांस एल्कीन होगा ना फैटी एसिड में, फैटी एसिड मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, इसमें अगर यहां पे ट्रांस ये आ गया, ट्रांस एल्कीन बन गया, यानी ट्रांस डबल बॉन्ड रह गया, ट्रांस जियोमेट्री रह गई, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांस फैटी एसिड, या बोलते हैं इनको ट्रांस फैटी एसिड्स, टीएफएज, राइट। लेकिन ये जो टीएफएज है ना, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, ये हार्मफुल रहते। क्यों हार्मफुल रहते? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है और ये बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं, तो जल्दी ये जो है ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते और बॉडी इनको एसिमुलेट नहीं कर पाती। तो उससे क्या होता है, ये ज्यादातर ये ट्रांसफेट जो ना ये आर्टरीज में और वेन्स में डिपॉजिट हो जाता है, यानी रगों में ये डिपॉजिट हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे हार्ट प्रॉब्लम्स होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि हार्ट पेशेंट्स को ऑयल्स खाने की सलाह नहीं देती, उनको बोलते हैं कि ऑयल्स मत खाओ, ठीक है, ऑयल्स कम करो, राइट। क्योंकि ये जो ट्रांसफैट है, ट्रांसफैट ये बहुत डेंजरस चीज मानी जाती है। ये आर्टरीज और वेन्स में जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, उससे हार्ट प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा, इसकी वजह से जो एलडीएल है, एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जिसको आप बोलते हैं, उसकी लेवल बढ़ जाती है। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, यानी हम बोलते हैं ना इसकी ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हार्ट डिजीज का जन्म है, मतलब हार्ट डिजीज के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे आर्टरियोस्क्लेरोसिस होता है और इंक्रीज्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज इससे होती है। क्लियर? या हार्ट के लिए अच्छा नहीं है कोलेस्ट्रॉल जमा होना या ट्रांसफैट जमा होना। क्लियर? अब इसको मद्देनजर रखते हुए एफडीए जो यूएस की
एडमिनिस्ट्रेशन है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी की थी 2002 में कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं उसमें मेंशन किया करो कि ट्रांस फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है, ताकि ये पता चले कि हार्ट पेशेंट्स के लिए ठीक है कि नहीं, या ये लाइफ की क्वालिटी के लिए अच्छा है कि नहीं है। समझ में आया? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये इंटर एस्टरिफिकेशन है ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी मैं पहले बैकग्राउंड बता रहा हूं, तो पहले ये समझो, ठीक है। अब जो नेचुरली ऑकरिंग ऑयल्स रहते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, उनमें 0.5% ट्रांस फैट रहता है, लेकिन जिस ऑयल की हम क्वालिटी बढ़ाना चाहते थे, यानी प्रोसेस्ड ऑयल जो रहता है आफ्टर हाइड्रोजनेशन, वहां पे ट्रांस फैट की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये जो वनस्पति घी वगैरह है ना, ये थोड़ा सा डेंजरस है एज कंपेयर टू ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट ज्यादा रहता है। कितना ज्यादा? 30 to 40%, जबकि नेचुरल ऑयल में 0.5% ही रहता है, ठीक है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि ट्रांस फैट जो है ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल रहता है, तो जल्दी ये एसिमिलेट नहीं होता, बॉडी हमारी इसको प्रोसेस नहीं कर पाती, डाइजेस्ट अच्छी तरह से नहीं कर पाती। क्लियर? ये याद रखना। अब हाइड्रोजनेशन से जो हम काम चलाते हैं उससे तो प्रॉब्लम होता है। हाइड्रोजनेशन से अगर हम ऑयल्स को घी में कन्वर्ट करें या ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाना चाहें तो उससे तो प्रॉब्लम होती है। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका दूसरा सोल्यूशन जो है वो ग्रीन सोल्यूशन है, मैं बोलूंगा ग्रीनर मेथड। ग्रीनर मेथड जो है वो है इंटर एस्टरिफिकेशन। इंटर एस्टरिफिकेशन कोई नया मेथड नहीं है, ये बहुत ही पुराना है, बहुत पहले से ये किया जाता है इंटर एस्टरिफिकेशन। कितना पुराना? 1844 यहां पे लिखा मैंने डेट, इस डेट से ये, इस ईयर से ये चल रहा है, ठीक है। अब ये इंटर एस्टरिफिकेशन है क्या? इंटर एस्टरिफिकेशन में हाइड्रोजनेशन वगैरह कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रीअरेंजिंग फैटी एसिड्स, यानी जो फैट्स में फैटी एसिड रहता है। फैटी एसिड मैंने आपसे कहा एक तो ग्लिसरॉल रहता है, ग्लिसरॉल, और दूसरी तरफ से ये जो लॉन्ग चेन ये ग्रुप है ना, ये इसको बोलते हैं फैटी एसिड। इसको फैट अलग है और फैटी एसिड अलग है, ठीक है। अब ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड जब मिलता है तब बन जाता ऑयल या फैट, राइट? ये याद रखना। अब ये जो फैटी एसिड है ना, ये हम फैट्स में रीअरेंज कराते हैं। दिस रीअरेंजिंग ऑफ फैटी एसिड ऑफ ए फैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंटर एस्टरिफिकेशन। और टिपिकली ये कहां पे होता है? ये मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स यानी मिक्सचर ऑफ ऑयल्स में होता है। मैं आपको समझा दूंगा कैसे। जैसे यहां पे आपको दिख रहे होंगे ये दो डिफरेंट टाइप के ऑयल्स है। ये मान लो ये फैट है, इधर ये ऑयल है, इसको मैं लिखूंगा ये ऑयल है यानी लिक्विड, और ये सॉलिड है, ये फैट है, राइट? दोनों नेचुरल है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें देखो, इसमें यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यानी अनसेचुरेशन है इसमें, जबकि ये पूरा सेचुरेटेड है। इसमें कहीं पे भी अनसेचुरेशन नहीं है। जहां पे सेचुरेटेड ये आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, उनको हम कहते हैं फैट्स, यानी वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। जबकि ऑयल्स जो रहते हैं ये भी ट्राइग्लिसराइड्स से रहते हैं, लेकिन इनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स रहते हैं। समझ में आया? अब हमें इसमें से जो अनसेचुरेशन ये कम करनी है, ये कैसे करेंगे? तो हम इन दोनों को मिला देते हैं, मिक्स करते हैं। सपोज इक्वल इक्वल अमाउंट में मिक्स किया, उसके बाद में इसको हीट करते हैं, कैटलिस्ट लगाते हैं, हीट करके कैटलिस्ट लगाते हैं। तो होता क्या है, इसमें से ये जो ए ग्रुप है ये वाला, ये उठ के इसमें चला जाता है और इसके बदले में ये इधर आ जाता है। समझ में आया ना? यानी इसके बदले ये इधर, ये इधर, यानी इसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड रीमेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। लेकिन ये वाली जो चेन है ये इंटरचेंज होती है, यानी इसका अनसेचुरेटेड चेन इधर चला जाता है और सेचुरेटेड चेन इसके बदले इधर आ जाता है, राइट?
इसको कहते हैं हम इंटर एस्टरिफिकेशन, यानी दो डिफरेंट ऑयल्स या फैट्स के दरमियान एस्टरिफिकेशन, उसी को बोलते हैं इंटर एस्टरिफिकेशन। देखो इंटर एस्टरिफाइड ऑयल कैसा बनेगा, ऊपर का देखो, इसमें पूरा दो, यहाँ पे अनसेचुरेटेड, यहाँ पे सेचुरेटेड, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें ऐसे ही दो मॉलिक्यूल, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों को मैंने रिएक्ट कराया। अब यहाँ पे बराबर दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, लेकिन दोनों में क्या होगा, दोनों में ये जो अनसेचुरेटेड चेन होगी ये बराबर होगी। मान लो इसमें एक अनसेचुरेटेड चेन, फिर सेचुरेटेड, फिर दूसरे मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही। समझ में आया ना। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, इस फाइनल प्रोडक्ट में अनसेचुरेशन कम है एज कंपेयर टू दिस ओरिजिनल फैट या ऑयल। समझ में आया। अब अगर अनसेचुरेशन कम हो गया तो इसका मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन इसके मुकाबले में इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। समझ में आया ना। तो यहां पे हमने कोई हाइड्रोजनेशन नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, जो नेचुरल था नेचुरल को नेचुरल ही रहने दिया, लेकिन यहां पे चेंज की। समझ में आया ना, चेंज किया, बाकी कुछ नया इसमें ऐड नहीं किया, हाइड्रोजनेशन वगैरह नहीं की। उससे क्या होता है, उससे यहां पे 0.5% जो अनसेचुरेशन है वो वैसे ही रहेगा पूरे प्रोडक्ट में, वो बढ़ेगा नहीं, यानी 30 to 40% नहीं बढ़ेगा, वो उतना ही रहेगा। लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट या प्लास्टिसिटी, वो इसकी बढ़ जाती है। वो मैं समझा दूंगा प्लास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है, प्लास्टिसिटी बाद में समझा दूंगा मैं। फिलहाल आप याद रखो, ये इंटर एस्टरिफिकेशन समझ में आया, शाबाश। अब अभी जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाई, उसमें मैंने आपको दिखाया कि दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें बनेंगे 8 मॉलिक्यूल्स, 8 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि उसमें 3 डबल बॉन्ड्स थे, है ना, 3 डबल बॉन्ड्स रहेंगे, 3 डबल बॉन्ड्स, तो हम कहेंगे 2n टाइम्स के प्रोडक्ट, यानी 2 × 2⁻³ बनेगा। n मीन्स नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो वो बनेगा 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 8 प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी मिक्सचर ऑफ 8 टाइप्स ऑफ ऑयल्स आएंगे उसमें। एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे यहाँ पे एक फैटी एसिड है, यहाँ पे सॉरी फैटी एसिड नहीं बोलूंगा, फैट बोलूंगा मैं। यहाँ पे एक ऑयल है, यहाँ पे दूसरा ऑयल है। इस ऑयल में A और A है, इसमें B और B फैटी एसिड ग्रुप्स है। समझ में आया ना। जब हम इनको इंटर एस्टरिफिकेशन कराएंगे, आपस में रिएक्ट कराएंगे, तो ये ऐसा भी बना सकते हैं, इन्हें ओरिजिनल A वापस, ओरिजिनल B वापस, या तो फिर और एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें 2 A रहेंगे, तीसरा B। ये जो ना, ये चेन्स बोल रहा हूं मैं, B चेन्स, ये A चेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल में 2 अपने चेन्स हैं, तीसरी चेन जो वो इस मॉलिक्यूल की आ गई। फिर इसी तरह से AB बन सकता है, ABB भी बन सकता है, BAB भी बन सकता है। तो इस तरह से ये 6 डिफरेंट ऑयल्स बन गए, यानी मिक्सचर बन गया। और इंटर एस्टरिफाइड ऑयल जो रहता है वो मिक्सचर ही रहता है। समझ में आया ना। अब ये इंटर एस्टरिफिकेशन यानी IE जो है, ये कैसे करा सकते हैं हम। हमारे पास में 2 मेथड्स हैं इंटर एस्टरिफिकेशन की। एक है केमिकल मेथड, इसको बोलते हैं CIE, केमिकल इंटर एस्टरिफिकेशन, और दूसरा है एंजाइमेटिक इंटर एस्टरिफिकेशन, राइट। और ये दी गई थी 1970 में। आपने यूनिलीवर नाम सुना होगा, यूनिलीवर कंपनी, यूनिलीवर के साइंटिस्ट्स ने ये मेथड डेवलप किया था 1970, यानी बहुत रिसेंट मेथड है ये एंजाइमेटिक मेथड। यानी हम केमिकल से भी कर सकते हैं इंटर एस्टरिफिकेशन, एंजाइम से भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं एंजाइमेटिक इंटर एस्टरिफिकेशन। पहले हम देखते हैं केमिकल से कैसा होता है, ताकि बात समझ में आ जाए। देखो केमिकल इंटर एस्टरिफिकेशन कैसा होता है, हम डिफरेंट ऑयल्स का मिक्सचर लेते हैं, उसके बाद में इसमें कोई कैटलिस्ट डालते हैं, जैसे सोडियम मिथॉक्साइड है,
और ये ट्राइग्लिसराइड्स के साथ में इस ट्राइग्लिसराइड्स को रिएक्ट करा के वहाँ पे चेन्स जो इंटरचेंज कराता है। लेकिन ये जो रिएक्शन ये होती है हाई टेम्परेचर पे, ठीक, और हमें मिलता है इंटर एस्टेरिफाइड ऑयल, जो सेमी सॉलिड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। समझ में आया? लेकिन इसके साथ साथ में बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे सोडियम सूप। यहाँ पे सोडियम है ना, तो ये सोडियम रिएक्ट कर सकता है फैटी एसिड के साथ में, और ये जो चेन है फैटी एसिड चेन जो ग्लिसरॉल के साथ अटैच थी, वो अब सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा, जिसको हम सोप कहते हैं। सोप्स आर सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। या फिर फैटी मिथाइल एस्टर्स बनेंगे, यानी ये चेन ऐसा ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OCH3, इसको बोलते हैं फैटी मिथाइल एस्टर, राइट। ये और एक बाय प्रोडक्ट है। ये चीजें हमें नहीं चाहिए, ये नहीं बननी चाहिए, ये जो ना ये पूरा वेस्ट होगा। और क्या बन सकता है? और ये बन सकता है जैसे ग्लिसरॉल है, CH2O, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फैटी एसिड चेन, और बाकी जो है CHOH, CH2OH। ये ना तो ऑयल है ना इंटर एस्टेरिफाइड ऑयल है, इसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं इसको? मोनोग्लिसराइड। तो ये और एक नई प्रॉब्लम है, यानी इसमें साइड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बनते हैं और ये पूरा वेस्ट हो जाता है। और अगर ये हमारे रिएक्शन में बन गया तो इसे हमें फेंकना पड़ेगा या सेपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए एनर्जी अलग लगेगी, ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी, फिर टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, फिर एनवायरनमेंट में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको इसको फेंकना है कुछ चीज़ों को, या इसे आप बाद में प्रोसेसिंग वगैरह वॉशिंग करके उसमें बहुत सारी एनर्जी टाइम वगैरह लग जाता। तो मैं बोलूँगा कि ये मेथड जो ये लेस ग्रीन है, या मैं बोलूँगा ये ज़्यादा ग्रीन नहीं है, अच्छा मेथड नहीं है। और एक चीज़ जो है, इसमें जो सोडियम मिथॉक्साइड यूज़ करते हैं ना हम, ये भी टॉक्सिक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और यूज़ करने के बाद में हमें इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, यानी हमें इसमें एसिड लगाना पड़ता है, एसिड यूज़ करना पड़ता है, एसिड न्यूट्रलाइजर्स, ठीक, ताकि ये जो है ना ये सोडियम मिथॉक्साइड न्यूट्रलाइज हो जाए और बाय प्रोडक्ट्स वगैरह हमें साफ करने, इसको वॉशिंग करनी है। वॉशिंग करने के बाद में आपको इसे डिस्पोज करना है। अगर ये पानी में चला गया या सॉइल में चला गया तो वहाँ पे पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। यानी इसको डिकम्पोज करने, सिंपली बोलूँगा मैं, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी इसको डिकम्पोज करने के लिए, या बैक्टीरिया को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसकी कमी वहाँ पे महसूस होगी। समझ में आना? यानी इसके डिग्रेडेशन में टाइम लगेगा, वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और ये जो है ना ये वाला मेथड, ये सब करने के लिए ये कॉस्टली भी बन जाता है और एनवायरमेंटली हार्मफुल भी बन जाता है। क्लियर? और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सोडियम मिथॉक्साइड जो है ना ये वाटर के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में या पेरोक्साइड्स अगर रहेंगे उसके साथ में रिएक्ट करता है, तो हमें ऑयल को इंटर एस्टेरिफिकेशन करने से पहले प्री ट्रीट करना पड़ता है, यानी उसमें से ऑक्सीजन, पेरोक्साइड्स या वाटर बिल्कुल रिमूव करना पड़ता है, ताकि सोडियम मिथॉक्साइड उसके साथ रिएक्ट करके खराब ना हो जाए। समझ में आया ना? तो ये इसके प्रॉब्लम्स हैं। अब ये प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए हमारे पास में ग्रीन मेथड है। ग्रीन मेथड वो है एंजाइमेटिक इंटर एस्टेरिफिकेशन। ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि ये देखो, ग्रीन मतलब उससे ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं बताऊंगा ग्रीन क्यों है ये। सबसे पहले इसमें कम स्टेप्स लगेंगे तो कम टाइम लगेगा, टाइम बच गया है ना, टाइम। टेम्परेचर आपको कम लगता है तो एनर्जी बच जाती है। इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं मिलते, बाय प्रोडक्ट नहीं बनते, तो इसका मतलब इसको ज्यादा प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे केमिकल्स कम लगेंगी। इसी तरह से इसको न्यूट्रलाइज नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम सोडियम मिथॉक्साइड इसमें यूज नहीं करते। इसमें यूज क्या करते हैं, इसमें ऑयल्स लेते हैं और एंजाइम डालते हैं। एंजाइम यहाँ पे 70 डिग्री टेम्परेचर
और यहाँ पे इंटर एस्टेरिफाइड ऑयल्स बन जाते हैं। समझ में है ना, इंटर एस्टेरिफिकेशन हो जाती है। और इस वजह से ये सब जब बच जाता तो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि इतने सारी चीजें हमें बच गई, पैसा बच गया, टाइम बच गया, एनर्जी बच गई। तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमारे पास में आता है यानी इंटर एस्टेरिफाइड ऑयल, वो कम कीमत पे हम अवेलेबल करा सकते हैं। साथ साथ में इसमें टॉक्सिक कोई चीज नहीं है, तो ये एनवायरमेंटली बेनिफिशियल है और पैसे भी बच जाते हैं, तो इकोनॉमिकली भी ये बेनिफिशियल है। सो इट इज एनवायरमेंटली एज वेल एज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। कौन? एंजाइमेटिक इंटर एस्टेरिफिकेशन। अब ये एंजाइमेटिक इंटर एस्टेरिफिकेशन जो है ये हम कैसे कराते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं, इसके लिए जो यूज किया जाता है कैटलिस्ट, वो कोई केमिकल नहीं होता या इनऑर्गेनिक कोई सब्सटेंस नहीं है, ऑर्गेनिक कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है, वो सिंपल एंजाइम है, यानी नेचुरल सब्सटेंस, नेचर ने जो दिया। इनको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स को, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो बायो जो चीज है, नेचुरल चीजों से एनवायरनमेंट पे बुरा असर नहीं पड़ता, बुरा असर पड़ता है सिंथेटिक चीजों से। समझ में आया ना? अब यहां पे देखते हैं एंजाइमेटिक इंटर एस्टेरिफिकेशन हम दो तरीकों से करते हैं। एक है सिंगल रिएक्टर सिस्टम में, दूसरा है सीरीज रिएक्टर सिस्टम में। पहले मैं समझा देता हूं आपको सिंगल रिएक्टर सिस्टम क्या होता है। इसमें ये मान लो ये रिएक्टर है, इस तरह का एक रिएक्टर रहता, ठीक है। इस रिएक्टर में एक बेड बना हुआ रहता है जिसमें हम एंजाइम रखते हैं, यहां से रिएक्टेंट डाल दे यानी ऑयल्स, और कुछ देर के बाद में यहां से प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, प्रोडक्ट यानी इंटर एस्टेरिफाइड ऑयल्स बाहर निकालते हैं, ठीक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको हम और एक प्रोसेस भी कहते हैं, इसको कहते हैं बैच प्रोसेस। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसमें एंजाइम कभी कभी डीएक्टिवेट हो जाता है और इसमें प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनता है, यानी कभी कभी कंप्लीट इंटर एस्टेरिफिकेशन नहीं होती और एंजाइम भी ज्यादा लगता है। अब इसके कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, क्योंकि हम एक साथ डालते हैं ना, तो वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, हमें प्रेशर भी ज्यादा देना पड़ता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये अगर ज्यादा हो गया, उससे एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाती है, ये मैं समझा दूंगा। अब दूसरा जो ये है सीरीज रिएक्टर, ये दूसरी तरह का एक रिएक्टर है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये रिएक्टर लेते हैं, इसमें सब ये रिएक्टर है, इसमें एंजाइम डाला, थोड़ा सा एंजाइम रखा, कम एंजाइम, उसके बाद में इसके साथ में हम यहाँ पे दूसरा रिएक्टर लगा देते हैं, तो इसमें भी थोड़ा एंजाइम रखते हैं। फिर इस तरह से यहाँ पे तीसरा रिएक्टर रखा जाता है, इसमें भी थोड़ा एंजाइम रखते हैं, यानी हम एंजाइम बल्क में नहीं रखते बल्कि कम कम अमाउंट में रखते हैं। उससे क्या होता है, उससे एंजाइम जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हो जाता है और यहाँ पे कांटेक्ट टाइम बढ़ जाता है। समझ में है ना? कांटेक्ट टाइम, एंजाइम और रिएक्टेंट का जो टाइम कांटेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक। अब उससे क्या होता है, देखो यहां से एंजाइम ने आधा इंटर एस्टेरिफिकेशन किया, जो बाकी बचेगा उसको हम यहाँ से फिल्टर करके इधर दूसरे रिएक्टर में डालेंगे, फिर ये रिएक्टर में फिर से एंजाइम इंटर एस्टेरिफिकेशन होगी, बाकी ऑयल जो बचा हुआ होगा तो फिर ये यहाँ पे आएगा एंड सो ऑन। हम ये तब तक करा देते हैं जब तक नहीं ये 100% हो जाता है। अगर मैं लास्ट वाला ले लूं, लास्ट वाला चेंबर, जो लास्ट वाला रिएक्टर है ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते 95% इंटर एस्टेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है और इसमें बाद में ये 100% हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कन्वर्जन है, यहाँ पे इंटर एस्टेरिफिकेशन ज्यादा एफिशिएंटली होती है। मैं बोलूंगा ये एफिशिएंट मेथड है, एफिशिएंट, जबकि यहाँ पे उतना एफिशिएंसी से नहीं होता। राइट, क्लियर। अब ये जो इंटर एस्टेरिफिकेशन है ना, इसके लिए बहुत सारे एंजाइम इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जो खास है इसमें वो है नोवोलिपिड।
नोवोलिपिड क्या है? ये एक इमोबिलाइज्ड एंजाइम है। आप लाइपेज बोल सकते हैं, लाइपेज जो एस्टेरिफिकेशन करता है, एस्टेरिफिकेशन एंजाइम है ये लाइपेज, यानी ये दो बॉन्ड्स को यानी एस्टेरिफिकेशन करा देता है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप का और एसिडिक ग्रुप का आपस में रिएक्शन करा देता है, इसकी वजह से बॉन्ड बनता है। इस लाइपेज को हम सिलिका पे SiO2 पे इमोबिलाइज करते हैं, यानी बंद कर देते। समझ में है ना? ये जो मेथड है ना, ये एक्चुअली ये एक कंपनी है नोवोजाइम, उनने बनाया था ये नोवोलिपिड, लाइपेज इमोबिलाइज्ड ऑन सिलिका। इमोबिलाइज्ड मतलब बंद किया हुआ एंजाइम। वैसे नेचुरल एंजाइम खुला रहता है, वो वॉश आउट भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको बंद करेंगे हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं और उसको सेपरेट करना भी इजी हो जाता है। मान लीजिए ये एंजाइम है, ये वॉश आउट भी हो सकता है, लेकिन अगर हम यही एंजाइम किसी सपोर्ट पे बंद कर देंगे, इसके साथ में चिपका देंगे, तो ये अपना काम करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद में हम इस सपोर्ट को उठाएंगे और वॉश करेंगे, तो सपोर्ट अपने साथ में एंजाइम भी बाहर निकालेगा। यानी एंजाइम को रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट करना और वॉश करना ये इजी हो जाता है, और इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। मैंने आपसे कहा ये बनाया था किसने? नोवोजाइम कंपनी ने, और उसको यूज किया और बाद में मार्केट किया आर्चर डेविड मिडलैंड कंपनी ने। इसके लिए इन दोनों को ग्रीन सिंथेटिक पाथवे अवार्ड्स मिला था, ये अवार्ड मिला था 2005 में। समझ में है ना? अब देखो और एक चीज बताऊंगा मैं आपको। ये जो लिपोजाइम है ना, जिसका मैंने अभी नाम बताया आपको, ये 1,3 स्पेसिफिक है। 1,3 स्पेसिफिक मतलब ये मान लो ये ट्राइग्लिसराइड है, ये पोजीशन 1, ये 2 और 3, यानी ये इंटरएस्टेरिफिकेशन यहां पे करता है, यहां पे करता है, सेंटर वाले पे नहीं करता। समझ में है ना? अब इसमें एंजाइम्स और कौन कौन से यूज किए जाते हैं? एस्टरेस या लिपेस और एसाइलेस एंजाइम्स, या वो एंजाइम्स यूज किए जा सकते हैं जिनकी वजह से एसिडोलिसिस हो, जो एसिडोलिसिस फैसिलिटेट करते हैं यानी करा सकते हैं, या ट्रांस एस्टरिफिकेशन के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से एस्टर सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से एस्टर इंटरचेंज के लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? ये हो गया यहां तक। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना, वो डिपेंड करती है प्रेशर और वॉल्यूम पे। यानी रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा और प्रेशर ज्यादा होगा, उसकी वजह से वहां पे उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर प्रेशर वॉल्यूम 4 से ज्यादा हो गया तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होती है बाय 50%। समझ में है ना? क्लियर? अब ये जो इंटर एस्टेरिफिकेशन है, ये जो इंटर एस्टेरिफाइड ऑयल्स बोलूंगा मैं, ये किस काम के लिए आते हैं, या इंटर एस्टेरिफिकेशन से क्या होता है? इंटर एस्टेरिफिकेशन से फिजिकल प्रॉपर्टीज एडजस्ट हो जाती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है या कम होता है, ये हम अपने तरीके से कर सकते हैं। इस तरह से प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी है क्या? प्लास्टिसिटी को मैं ऐसे बोलूंगा, प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी ये बहुत देर तक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बरकरार रखता है। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे भी तो ये जल्दी अपनी प्रॉपर्टी जो है चेंज नहीं करता। यानी इसमें जो ऑयल्स की जो प्रॉपर्टीज है, ऑयल्स की जो वैल्यूज है, वो जल्दी खत्म नहीं होती। क्लियर? अब लास्ट पे इंटर एस्टेरिफाइड फैट्स या ऑयल्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? देखो, जो कुकीज रहते हैं, क्रैकर्स रहते हैं, या बिस्किट्स रहते हैं, या केक्स रहते हैं, या पॉपकॉर्न, आपको उसमें जो फैट नजर आता है ना, या उसमें ऑयल्स नजर आते हैं, जैसे पहले जो क्रैक जैक वगैरह में ऑयल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे, वो एक्चुअली यही रहते, इंटर एस्टेरिफाइड ऑयल्स।
या जो आपको मक्खन मिलता है ना, मक्खन मार्केट में, मक्खन यानी बटर, आपने वो सुना भी होगा, उसमें मार्गरेन यूज किया जाता है। मार्गरेन, ये मार्गरेन जो रहता है ना, मार्गरेन एक्चुअली रहता है यही इंटर एस्टेरिफाइड फैट या ऑयल। वो ओरिजिनल बटर नहीं रहता, वो सिंथेटिक बटर रहता है। इस तरह से जो क्रीम वगैरह मिलती है आपको, सिंथेटिक क्रीम, वो है यही इंटर एस्टेरिफाइड फैट्स या ऑयल्स। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में बताना ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना।